हेलो बच्चों, आप सभी के लिए मैं ज्योग्राफी क्लास 12th का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट 2024-25 को देखते हुए लेकर आया हूँ। तो चलते हैं चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से रिलेटेड जो हैं आप सभी को रूबरू कराएंगे। चलिए जानते हैं कि भूगोल के जनक जो हैं वो कौन हैं। तो हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। इरेटोस्थनीज को मार देते हैं रेड। यहाँ पर क्या है कि भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। ये याद रखना, ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आप सभी का आएगा और आते रहा है। दूसरा है मानव भूगोल के जो जनक हैं, मानव भूगोल जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्रेडरिक रेटजेल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल, ये याद रखना है। आधुनिक मानव भूगोल के पिता कार्ल रीटर जो जर्मन से बिलोंग करते हैं वे हैं। आगे आइए देखते हैं भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किए थे वो एरेटोस्थनीज है। एरेटोस्थनीज जो है सबसे पहले जो है ज्योग्राफी शब्द का जो उच्चारण किए थे वो एरेटोस्थनीज है। वर्तमान भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट। कौन है? वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट। अच्छा, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? एरेटोस्थनीज। अच्छा, यहाँ जानते हैं कि व्यवस्थित भूगोल क्या होता है। व्यवस्थित भूगोल का मतलब है कि अगर आप पृथ्वी बना लें तो पृथ्वी में जो है काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, या कौन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री में है, इक्वाटर यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कितना डिग्री में है, भूमध्य रेखा की क्या भूमिका है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कितना डिग्री पर है, ये सारे जो हैं एरेटोस्थनीज का ही जो है रोल है। इन्होंने मापने की कोशिश किया, पृथ्वी के व्यास को मापने की कोशिश किया, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडेनियम को माना जाता है। भौतिक भूगोल का मतलब है कि पृथ्वी जो है कितने लेयर में है, अच्छा ऊपर में जो है वायुमंडल कितने लेयर में है, सारी जो हैं जानकारियां जो हैं पोलिडेनियम जो है अपने पुस्तक से जारी किए थे। सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो है कार्ल ओ सावर को माना जाता है। अच्छा, सांस्कृतिक भूगोल का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर बोल रहे सांस्कृतिक भूगोल का मतलब है कि आचार विचार, पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री 11th में पढ़े होंगे, चार्ल्स डार्विन जो है कैसे जीव की उत्पत्ति के बारे में बताए थे। उसके बाद जो है उन लोगों का आचार विचार कैसा रहता था, लिपि का आविष्कार कैसे किया, उन लोगों को नैतिकता कैसा था, आपस में सामंजस्य रहते थे कि नहीं, मिलजुल कर रहते थे कि नहीं, परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते थे कि नहीं, उनका धर्म कैसा था, प्रकृति के प्रति प्रेम था कि नहीं था, सहनशीलता था कि नहीं, उन लोगों के बीच उदारता था कि नहीं। इस तरह के जो कह सकते हैं कि अनुसंधान जो किए वो जो है कार्ल ओ सावर को माना जाता है, इसलिए सांस्कृतिक भूगोल का जनक इन्हें माना जाता है। अब गणितीय भूगोल के संस्थापक किनको माना जाता है? थेल्स और एनेक्सीमिंडर को माना जाता है, ये जान लीजिए। उसके बाद विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सीमेंडर को माना जाता है। तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है, इसलिए इसको आप सभी खास करके 12th वाले बच्चों को याद करना है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ परिभाषा जानते हैं कि मानव भूगोल मानव समुदायों, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण के बीच समायोजन का अध्ययन है। देखिए, मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है उसको ही जो है मानव भूगोल में हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे है मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब
एंथ्रोपोजोग्राफी लिखी थी। ये जो है किताब कौन लिखा है? फ्रेडरिक रेटजेल लिखे हैं। ये किस पर लिखे हैं? मानव भूगोल पर। अब है फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। क्या बोल रहा है? मानव भूगोल मानव समाज तथा मानव प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद कहता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है, इसलिए बोल रहा है कि ये जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव हमेशा क्या करते रहता है? अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई काम करते रहता है। तो इनके बीच का जो है संबंध को बताता है। और मानव कहाँ क्रियाशील रहता है? पृथ्वी के ऊपर रहता है। अब बोल रहा है कि फ्रेडरिक रेटजेल का जन्म जो हुआ था 30 अगस्त 1844 कार्ल जूए वार्डेन में हुआ था और उनका मृत्यु जो है 9 अगस्त 1904 अमरलैंड जर्मनी में हुआ था। भूगोल देखिए, पृथ्वी का मानव आवास के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी कहाँ निवास करता है, अपना आश्रय कहाँ बनाता है? तो पृथ्वी पर बनाता है। अब यहाँ देखिए जो है भूगोल दो प्रकार का है। भौतिक भूगोल जो कि 11th में पढ़ना था और मानव भूगोल जो अभी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये जो है हम लोग 12th में पढ़ेंगे और इसको जो है 11th में पढ़ेंगे। क्योंकि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अनुनाश्रय संबंध है। बिना भौतिक भूगोल का मानव विकास संभव नहीं है, मानव भूगोल का होना संभव नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि भौतिक भूगोल का जो जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये याद रखना है। भौतिक भूगोल का जनक जो है कौन है? हम्बोल्ट, याद रखना है, हम्बोल्ट। और ये एक अपना ग्रंथ लिखे थे, किताब लिखे थे जिनका नाम है कॉस्मोस। और इस बुक में ये क्या दर्शाए हैं कि विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। बोला है विभिन्न प्रदेशों का भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। अब यहाँ जो है मानव भूगोल में देखिए क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी प्रसिद्ध किताब है फ्रेडरिक रेटजेल का और भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतः संबंधों को अध्ययन कराते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है कि मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का स्वभाव क्या है, कैसा है, किन किन क्षेत्रों पर काम करता है। मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल में मानव सभ्यता से लेकर मानव की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे कैसे हुआ, उनकी सभ्यता कैसी थी, इस ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। अब है कि मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी तंत्र कैसा है, यानी यहाँ का इकोसिस्टम क्या है, मानव कैसे जो है प्रकृति के साथ अपना समायोजन बनाता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। तीसरा पॉइंट में मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। अब पार्थिव का मतलब होता है जो निर्जीव चीज है, जैसे पृथ्वी। अब यहाँ है मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि जो मानव भूगोल है वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। तो यहाँ देखिए कि क्या है कि यहाँ क्षेत्रीय विभिन्नता कैसे है, तो इसको हम लोग मानते हैं कि उत्तर भारत है और उत्तर भारत जो है हिमालय पर्वत है। अब यहाँ पर मरुस्थलीय भाग है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये देखिए कि तटीय क्षेत्र है, ये इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी तट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे तट हैं, कठियावाड़ तट है, कोकण तट है, उसके बाद कनारा तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार तट है ना, कोंकण तट है। तो यहाँ जो है भारत जो है इसका जो भौगोलिक क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इस पर जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये इसको बोलते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। अब आगे आइए कि मानव भूगोल
का विषय क्षेत्र क्या है? बोल रहा है कि जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन है। जनसंख्या और उसकी कार्य क्षमता क्या है, इसका अध्ययन कराता है। ये जो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। बोल रहा है कि प्रदेश संसाधनों के उपयोग और नियोजन का अध्ययन है। अच्छा, नियोजन क्या है? तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसको उपयोग करेंगे, इस संबंध में भी हम लोग जानकारी लेंगे मानव भूगोल से। फिर है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। अभी मैंने सांस्कृतिक वातावरण से रिलेटेड पीछे बताया। फिर वातावरण समायोजन का अध्ययन, कैसे जो है प्रकृति से हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं या प्रकृति ऑक्सीजन रिलीज करता है, और मानव कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दोनों में अनुनाश्रय संबंध है, कैसे एक दूसरे का समायोजन करता है। ये जो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अब इनका हम लोग अवधारणा देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे जो है जब जीव की उत्पत्ति हुई थी, मानव का विकास धीरे धीरे होने लगा, सभ्यता का विकास होने लगा। तो जो प्रारंभिक मानव थे वो क्या थे कि वो प्रकृति पर निर्भर ज़्यादा हुआ करते थे, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, निश्चयवादी विचारधारा के मुताबिक मनुष्य के हर काम को पर्यावरण नियंत्रित करता था। जो है ना, पर्यावरण के आधार पर जो है प्रारंभिक मानव काम करते थे, वो अपने आप को ढालते थे। निश्चयवाद के समर्थक मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, ऊंचावच, प्राकृतिक, वनस्पति इत्यादि मानव के सभी कामों और जीव शैली को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर क्या है, यह एक भौगोलिक वृत्तांत है। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। पहले जो प्रारंभिक मानव जो थे वो मानव को नियंत्रित करते थे और उनके अनुरूप मनुष्य को ढलना होता था। जैसे गर्मी होती थी तो सूर्य का पूजा करते थे, और ज़्यादा वर्षा होता था तो इंद्र भगवान का पूजा करते थे, पृथ्वी माता का पूजा करते थे, है ना। बड़ा इसका जो है प्रयोग सबसे पहले जर्मन भूगोल वेताओं ने किया था, जिनमें सबसे अधिक योगदान फ्रेडरिक रेटजेल का है। इसलिए मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेटजेल को ही माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि निश्चयवाद और प्रकृतिवाद, फ्रेडरिक रेटजेल जो है दी लॉज ऑफ दी स्पेशियल ग्रोथ ऑफ स्टेटस एवं पॉलिटिस्ट जियोग्राफी नामक एक किताब लिखे थे, है ना। इन्हीं पर जो है निश्चयवाद का जिक्र किए। निश्चयवाद क्या है? तो निश्चयवाद जो है प्रारंभिक मानव अपने आप को प्रकृति पर नियंत्रित थे, प्रकृति के अनुसार जो है अपनी आजीविका चलाते थे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि संभववाद क्या है। तो संभववाद जो है बोल रहा है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। क्या बोल रहा है? मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सामर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का अपने लाभ के लिए इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। संभावनावाद का तात्पर्य है कि जब प्रारंभिक मानव प्रकृति को समझा, जाना और फिर क्या करने लगा, जैसे पानी को कैसे समझा, तो पानी अपनी गति में जब चलती है तो इस पार से उस पार जाने के लिए क्या करने लगे, जो है नाव का आविष्कार किया, है ना। गर्मी से बचने के लिए जो है अपना छप्पर बनाना शुरू कर दिया, है ना, झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया, गुफा में रहना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे प्रकृति को समझा और प्रकृति का यूज करने लगा, उसी को जो है या नई नई चीज़ों का आविष्कार करने लगा, उसी को संभववाद कहा जाता है। और उनका जनक फ्रांसीसी विशेषज्ञ हैं, कौन हैं? लुसियन फेवरे और पॉल विडाल डी लाब्लास। ये फ्रांसीसी हैं। इनका बहुत ही प्रश्न आता है कि पॉल विडाल डी लाब्लास जो हैं किसका जनक हैं? तो संभववाद का। फिर क्या है? फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने इसे
संभववाद का नाम दिया। अतः देखिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि संभववाद का जो जिक्र सबसे पहले कौन किया था, फेब्रे ने किया, और पॉल बिडाल डी ब्लास जो है इसको विस्तृत किया। ठीक है ना, नाम देना और विस्तार पूर्वक विवरण करना अलग अलग विषय है। तो संभववाद का नाम सबसे पहले फेब्रे ने दिया, और संभववाद को जो विस्तृत विवरण दिया वो कौन दिया, पॉल बिडाल डी ला ब्लास, ये याद रखना है। अब यहाँ देखिए उनका पुस्तक जो है पॉल बिडाल डी ला ब्लास का प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ भी है, इसलिए याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखा और कब लिखा, कब प्रकाशित हुआ इत्यादि। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि नौ निश्चयवाद का जनक कौन है। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता ग्रिफ्थ टेलर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही विख्यात है। उसके बाद है नारा क्या दिए थे इन्होंने, रुको अथवा चलो। अच्छा, ये नारा का तात्पर्य क्या है? इस नारा का तात्पर्य है कि प्रकृति का जितना तेजी से विदोहन हो रहा था, जिससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है गड़बड़ा रही थी, असंतुलन हो रहा था, तो इसीलिए जो है ग्रिफ्थ टेलर ने कहा कि प्रकृति को उतना इस्तेमाल ना करो, रुक जाओ, है ना, तब चलो, समझो तब उपयोग करो, है ना। इसीलिए ये जो है नारा रुको अथवा जाओ का दिया था। अच्छा, उन्होंने किताब लिखे थे 1920 में, और पर्यावरण और राष्ट्र, है ना, पर्यावरण अगर बचा रहेगा तभी राष्ट्र रहेगा, नहीं तो खत्म। परिभाषा इन्होंने क्या दिया कि नौ निश्चयवाद एक भौगोलिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत समाज के विकास पर पर्यावरण और मानवीय दोनों कारकों को प्रभाव पर जोर देता है। अच्छा, इसमें एक शब्द, इसका जो नौ निश्चयवाद का जो तात्पर्य है कि जैसे संभावनावाद में प्रारंभिक मानव जो है प्रकृति को समझने लगा और नई नई चीज़ों का शोध करने लगा, निर्माण करने लगा, और जैसे प्रारंभिक मानव जो है पंखा बनाना शुरू किया, लेकिन जो है नौ निश्चयवाद में क्या है कि पंखा का भी यूज नहीं बल्कि एसी बनाने लगा। तो एसी में क्या है, क्लोरोफ्लोरो जैसे हानिकारक जो है गैस निकलता है, जिससे ओजोन परत का नुकसान होता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगा था। इसलिए जो है ग्रिफ्थ टेलर ने एक स्लोगन दिए थे, रुको अथवा जाओ, या रुको और जाओ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं क्या है, मानव भूगोल की शाखा क्या है। तो मानव भूगोल बोलता है कि पहला तो सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सैन्य भूगोल। ये क्या है, मानव भूगोल की जो है ब्रांच है, शाखा है। इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है कि सामाजिक भूगोल क्या है, जनसंख्या, एक अलग अलग चैप्टर ही है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जो है जियो और ग्राफो। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ये इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ज्योग्राफी किन किन शब्दों से मिलकर बना है और उनका शाब्दिक अर्थ क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद रखना। सबसे पहले भूगोल शब्द का जो उच्चारण किया, प्रयोग किया, वो कौन है, इरेटोस्थनीज है। उसके बाद क्या है, इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का भी जनक कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, जियो और ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, उसके बारे में वर्णन करना, इसी को ज्योग्राफी कहा जाता है। अब बढ़े, सबसे पहले भूगोल जो है, भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया, और ये इन्होंने ही दो पार्ट में जो है ज्योग्राफी को बांटा, जियो और ग्राफो, और इस तरह जो है अलग अलग अर्थ निकाले थे। इरेटोस्थनीज को
व्यवस्थित भूगोल का भी जनक कहा जाता है। जैसे कि पीछे मैंने बताया कि पृथ्वी का व्यास मापने की कोशिश किया। इन्होंने काल्पनिक रेखा का नाम दिया जिसको अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इनको जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि नापने का प्रयास किया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और अक्षांश और देशांतर की एक प्रणाली भी बनाई थी। कौन बनाई थी? एरेटोस्थनीज, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आगे क्या है कि हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है, यानी सबसे पहले जो है भूगोल में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं या विद्वान जो हैं वो हिकेटियस हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सागरों से घिरी हुई है। जैसे मान लिया जाए हिकेटियस का क्या कहना था कि मान लीजिए हम लोग एक पृथ्वी ले लेते हैं, पृथ्वी बना लिए। अब पृथ्वी में क्या है कि जो है एक जो है ये जो है स्थल भाग है जिसको जो है लोग पेंजिया कहता था, पेंजिया। और पेंजिया का अर्थ जो होता है वो स्थल भाग होता है, स्थल भाग होता है। और एक होता था पेंथालासा, पेंथालासा। अब पेंथालासा का मतलब क्या होता है? जल ही जल, जल ही जल। इस तरह जो हिकेटियस क्या बताया कि जो है चारों तरफ जो है पानी है और बीच में क्या है? ये स्थल भाग है ना। कौन कहा था कि जो है चारों ओर से घिरा हुआ है स्थल भाग? तो हिकेटियस ने कहा था। अब आगे आते हैं, बोल रहा है कि कार्ल रीटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने तुलनात्मक भूगोल का भी जनक कहा जाता है। तुलनात्मक मतलब है कि एक दूसरे का कंपेयर करना। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, बोलता है कि जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि जेम्स रेनेल भारतीय भूगोल है ना, भारतीय भूगोल का जनक कौन है? जेम्स रेनेल। अब आगे है कि भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है ना। जैसे हर तरह मौसम हो, चाहे पृथ्वी से रिलेटेड हो, मिट्टी से रिलेटेड हो, खनिज संपदा से रिलेटेड हो, है ना, इसीलिए इनको ज्ञान की शाखाओं की जननी भी कहा जाता है। भूगोल की दो शाखाएं हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जो जनक है हम्बोल्ट है और मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेटजेल। बोला है कि भूगोल की इस शाखा यानी मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो हिस्ट्री के पहला चैप्टर हम लोग जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत जो पढ़े थे उससे है, के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। यानी जब से चार्ल्स डार्विन जो है जीव की उत्पत्ति कैसे हुई उससे रिलेटेड एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो लोगों को इस विषय पर रुचि बढ़ने लगा ज्योग्राफी के प्रति। बढ़ाई एलन सी सैंपल रेटजेल की एक अमेरिकी शिष्य यानी फ्रेडरिक रेटजेल का एक शिष्य है यानी एक चेला है जिसका नाम है एलन सी सैंपल। इनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी पृथ्वी को अस्थिर मानी है। कौन? एलन सी सैंपल। पर एक पृथ्वी जो है गतिशील है तथा क्रियाशील मानव यानी मानव जो है उस पृथ्वी पर जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए आर्थिक क्रियाएं या फिर गैर आर्थिक क्रियाएं करते रहते हैं, तो बदलते रिश्तों का बोध कराता है। ये किसका कहना था? एलन सी सैंपल का, जो कि इनकी शिष्या हैं रेटजेल का, फ्रेडरिक रेटजेल का। अब बोल रहा है कि प्रकृति के नियमों को समझकर ही मानव प्रौद्योगिकी का विकास किया। यानी बोल रहा है कि जब तक हम प्रकृति को नहीं समझे तब तक जो है कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जैसे प्रकृति का जो है लोग समझा है ना, तब जा कर के जो है टेक्नोलॉजी का जो है आविष्कार करने लगा। पंखा हो, चाहे हवा को समझा तो पंखा बनाया है ना, या फिर कह सकते बरसात को समझा, वर्षा को समझा तो छाता बनाया, और पानी को समझा तो नाव बनाया। इस तरह जो है टेक्नोलॉजी का जो है डेवलप होने लगा। बुढ़ाई क्या विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया।
इसे ही संभववाद का नाम दिया जाता है, जो कि हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल के फ्रांसीसी वैज्ञानिक विडाल डी लाब्लास ने अपनी परिभाषा में मनुष्य तथा पर्यावरण किसके बीच इन्होंने बताया है, मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध के बारे में बताया है। कौन? विडाल डी लाब्लास। कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। ये लोगों को जगाया, लोगों को बताया कि मनुष्य के लिए जो है पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है कि नव निश्चयवाद, जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेता ग्रिफ्थ टेलर को माना जाता है। नव निश्चयवाद, तो नव निश्चयवाद हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ के आ रहे हैं कि संभावनावाद के बाद भी जो है लोग रिसर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, है ना, तो उसको बोला जाता है नव निश्चयवाद। आगे हम लोग देखेंगे कि पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, प्रकृति के प्रति प्रेम, लोगों का जो है प्रकृति के प्रति जो है प्रेम बढ़ने लगा था। लोग आस्तिक थे, भगवान देवी देवता को पूजा पाठ करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे, सहनशीलता थे, एक दूसरे को समझते थे, अनुशासन में रहते थे। सबसे बहुत जरूरी चीज़ है अनुशासन। फिर बोल रहा है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता, लोग जो हैं जंगल को काटना बंद कर दिया, जैसा कि ग्रिफ्थ टेलर ने कहा कि रुको और जाओ, पहले प्रकृति को समझो, फिर क्या है उसका विदोहन करो, उपयोग करो। फिर बोल रहा है उदारता, लोगों के बीच क्या है उदारता थी, सामंजस्य था, लोग आपस में प्रकृति के बीच जो है समायोजन बना के चलते थे। संवेदनशील का मतलब होता है कि लोग समझने लगे प्रकृति को और उसके अनुरूप जो है उसका उपयोग करने लगे। इस तरह जो आज प्रकृति बची हुई है, तो इसको बोलते हैं पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर आप सभी को यह चैप्टर अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगला नोटिफिकेशन जारी के लिए आप बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।